पिछले पार्ट में हमने देखा कि मोहन राजकुमार को घेर देता है और मोजिंग बाओ के पानी में गिरने के बारे में सवाल जवाब करता है, जिससे राजकुमार बिल्कुल मुकर जाता है। पर मोहन राजकुमार को अच्छे से जानता है, वो उससे उगलवा ही देता है। पर राजकुमार की बोलती मोहन का हाथ बंद कर देता है बिना उसके मुंह को छुए। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 99। राजकुमार मोहन का हाथ पकड़ उसे घुमा। अब मोहन की कमर पेड़ के साथ लगी हुई थी। राजकुमार अब मोहन को घेर चुका था और उससे कहता है, जॉन किंग, तुम इतने होशियार क्यों हो? मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा पाता। मोहन का चेहरा नीचे की तरफ था, उसकी नजरें झुकी हुई थी। मोहन को राजकुमार कहता है जॉन किंग और उसके चेहरे को ऊपर कर उसको होठों पर चूम देता है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय तक चूमते हैं कि जब वो एक दूसरे से अलग होते हैं तो तेज तेज सांसें ले रहे थे। राजकुमार मोहन के चेहरे को पकड़ उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हर वो इंसान जो तुम्हें तकलीफ देगा, मैं उसे वही तकलीफ 10 गुना 100 गुना ज्यादा वापस दूंगा। मोहन राजकुमार के गुस्से को महसूस कर पा रहा था। वो उसकी गर्दन को सहलाते हुए कहता है, पर मैंने तो कब से अपने मन से ये द्वेष की भावना निकाल दी। राजकुमार कहता है, चिंता मत करो, मुझ में इतनी अकल तो है, मोजिंग बाओ मरेगा नहीं। तो मोहन पूछता है, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि आप मर्क्यूस को अपना पत्नी बनाने वाले हैं? इस गंभीर माहौल में भी बिल्ली की तरह राजकुमार मोहन के चेहरे के साथ अपना चेहरा सजाते हुए कहता है, ये मैं तुम्हें आज रात को बताऊंगा। मोहन को राजकुमार की इस रात वाली बात का अच्छे से मतलब पता था, तो वो मन में कहता है कि अब ये राज बेचना भी सीख गया है। चेंग वांग महल के सामने वाले बरामदे में डो फू राजवैद्य जियांग से कहता है, चेंग वांग और वांग फई को लौटने में थोड़ी देर हो जाएगी, कृपया राजवैद्य जियांग आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। राजवैद्य कहते हैं, कोई बात नहीं। राजकुमार मोहन के साथ वापस लौटता है तो अंदर घुसते ही वो वैद्य को देख लेता है और कहता है, राजवैद्य जियांग। राजवैद्य आगे से होकर उन्हें मिलते हैं। राजकुमार कहता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप पिछली बार की तरह ही सेहतमंद होंगे। राजवैद्य झुककर उन दोनों को प्रणाम करते हैं और अपने हाथ में पकड़े हुए बक्से को आगे करते हुए कहते हैं, कल लालटेन त्योहार के उपलक्ष्य पर यह दास आपके लिए नए साल का तोहफा लाया है। ये बात सुन राजकुमार मन में कहता है कि ये व्यक्ति हमेशा ही उच्च घरानों और राज परिवार के लोगों से नजदीकियां बनाने में झिझकता है और आज इसने पहल की मेरे घर आने की। ऐसा लगता है कि इससे मुझसे कोई काम है। राजकुमार आगे बढ़ जाता है और कहता है, कृपया बैठिए। राजवैद्य उसका शुक्रिया करते हैं। मोहन तोहफा पकड़ते हुए कहता है, आप बहुत ही विनम्र हैं। चेंग वांग और जियांग के घरानों में इस तरह की आपस में औपचारिकता की जरूरत ही नहीं। राजवैद्य हंसते हुए बैठकर कहते हैं, आज मैं यहाँ वांगई के पास एक विनती लेकर आया हूँ। आजकल मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गई है। मैं वांगई से विनती करता हूँ कि आप अगर जियांगलैन की राजधानी में वापस बदली कर दें तो वो अपनी माँ का ध्यान रख पाएगा। ये कहते हुए राजवैद्य झिझक रहे थे। वो अपने झिझक में कपड़ों को जकड़ रहे थे। राजकुमार कहता है, मुझे तो लगा था कि आप मुझे कोई बड़ा काम बताने वाले हैं। ये तो छोटी सी बात है, कोई समस्या ही नहीं, मैं कर दूंगा। पर अगर हम ये लालटेन त्योहार को गुजरने का इंतजार कर लें तो अच्छा रहेगा। उसे पहले उसका इनाम और सम्मान मिलने दीजिए, फिर मैं उसके लिए यहाँ पर एक उच्च पद का भी इंतजाम कर पाऊंगा। राजवैद्य खुश होकर बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और मोहन कहता है, आप चिंता मुक्त हो जाइए। जियांगलैन वांगई के दाएं बाजू की तरह है। यहाँ तक कि उसकी राजधानी में बदली हो भी जाएगी तब भी हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे कि कोई उसका नाजायज फायदा ना उठा ले। मोहन एक थैली आगे करता है तो राजवैद्य पूछते हैं कि ये, तो मोहन कहता है कि हमें ये दक्षिण पश्चिम में कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां मिली, हम इनका इस्तेमाल नहीं करते, ये ऐसे ही यहाँ पर पड़ी हैं। आप इसे ले जाइए और अपनी पत्नी को दीजिए, ये उनके शरीर को शक्ति देंगी। राजवैद्य जियांग मन में कहते हैं कि युवराज के ओहदे की लड़ाई बिल्कुल सर पर है। भले ही मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता, पर चाहे कुछ मर्जी हो जाए, जियांगलैन जहाँ भी जाएगा सबको पता है कि वो चेंग वांग की सेना का हिस्सा है। तो इस समय यही बेहतर होगा कि मैं वांग फई के स्नेह को स्वीकार कर लूं और हो सकता है कि भविष्य में सच में मैं किसी के काम आ सकूं। राजवैद्य झुककर कहते हैं, मेरी पत्नी की तरफ से वांग फई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहन कहता है, इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं। और राजकुमार खुश होकर मन में कहता है, कुछ शब्दों से ही राजवैद्य जियांग मेरे पक्ष में खड़े हो गए
सच में मेरे पत्नी का कोई जवाब नहीं। बैठते हुए मोहन कहता है, वैसे मैं भी आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, उत्तरी मर्क्यूस के उत्तराधिकारी के बारे में। कुछ दिन पहले उन्होंने राजवैद्य को दिखाया था। मैंने सुना है कि वो बहुत गंभीर है, तो मुझे डर है क्या। मोहन कहते कहते रुक जाता है, पर शायद वो मौत के बारे में कहना चाहता था। राजवैद्य कहते हैं, वांग फई आपको फजूल के विचार अपने मन से निकाल देने चाहिए, पर उस जगह की हालत थोड़ी नाजुक है। मुझे डर है इस बर्फीले पानी के कारण हुए नुकसान से उबर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ तक कि सभी राजवैद्य भी परेशान हैं कि आखिर क्या जाए। उसके संबंध बनाने पर रोक है, तो इस कारण भविष्य में बच्चों की कोई उम्मीद नहीं। मोहन राजकुमार की तरफ घूर कर देखता है और राजकुमार धीरे से कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और राजवैद्य कहते हैं, अगर वांग गई और वांग फई का मेरे लिए और कोई आदेश नहीं तो मैं चलता हूँ। राजकुमार कहता है, ध्यान से जाइएगा। मोहन बैठते हुए कहता है, कोई हैरानी की बात नहीं कि मेरी माँ गर्भवती है और उन्होंने अभी तक राजवैद्य को नहीं दिखाया। और मोहन अपने पेट के नीचे वाले हिस्से को हाथ लगाते हुए कहता है, पहले दर्जे का बेटा बर्फीले पानी में जमकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। राजकुमार मोहन का हाथ पकड़ चूमते हुए कहता है, जब तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचना होता है तो अपनी जगह सीधा आकर मुझे पकड़ लिया करो। तो मोहन राजकुमार के चेहरे को पकड़ लेता है, तो राजकुमार मोहन का हाथ हटा कहता है, अच्छा होगा अगर तुम मुझे किसी और जगह से पकड़ो। मोहन भोला भला बच्चा बनते हुए राजकुमार से पूछता है, आपकी मुस्कुराहट को क्या हो गया। कुछ नहीं, बस राजकुमार की हालत खराब हो रही है। मोहन गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, आप बहुत ज्यादा निडर हैं, आपने सच में उसे अपाहिज बना दिया। राजकुमार मोहन को अपनी गोद में उठा कहता है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, आओ मेरी गोद में बैठो। उन्होंने जब मुनिंग बाऊ को ढूंढा तो वो एक निचले दर्जे के कोठे में था, कुछ कर रहा होगा। अब गुंडे ममाली इस बात का ध्यान थोड़ी देंगे कि उसे पानी में फेंकने से पहले पैजामा पहनाया जाए। मोहन राजकुमार की नाक को सहलाते हुए कहता है कि आप ना सच में। और मोहन एकदम से चौंक जाता है और राजकुमार का चेहरा उतर जाता है आवाज सुनकर, वांग गई, कुत्ती कमीनी, मुझे छोड़ो, मुझे वांग गई से मिलना है। मोहन पूछता है, क्या कुछ हुआ है। और राजकुमार कहता है, ये सोंग जिंगशी की आवाज है, वो बिल्कुल सही समय पर आई है। आज उसके बाप ने राज दरबार में मेरे प्राण निकालने की कोई कसर नहीं छोड़ी और अब मैं उसके साथ हिसाब बराबर करूंगा। उसे अंदर आने दो। सोंग गौरई से कहती है, सुना तुमने, छोड़ो मुझे, जाने दो। वहां गई, मेरे पिता के पास और कोई रास्ता नहीं था, मेरा सच में सबसे कुछ लेना देना नहीं। राजकुमार कहता है, तुम्हारा सच में सबसे कुछ लेना देना नहीं, तो फिर तुम्हारा कोई जिक्र क्यों नहीं हुआ, केवल वांग फई को ही निशाना क्यों बनाया गया। सोंग राजकुमार के पैर पकड़ते हुए कहती है, मैं एक लड़की हूँ, मुझे राज दरबार के मामलों का कुछ ज्ञान नहीं। राजकुमार सोंग के सामने कागज फेंकते हुए कहता है, तुम्हें राज दरबार के बारे में कोई ज्ञान नहीं, पर इन सब के बारे में ज्ञान तो होगा ही। सोंग अपने सामने जमीन पर पड़े हुए कागजों को उठा चौंक कर कहती है, तलाक। और पूछती है, राजकुमार, क्या आप अपनी उपपत्नी को तलाक दे रहे हैं। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।